जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ आप सभी एक सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। साथियों, आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो सेना में एक परमानेंट भर्ती होती है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो सिपाही स्तर की भर्तियां हैं उन सभी को सेना में अग्निवीर किया जा चुका है, केवल अफसर लेवल की भर्तियों को परमानेंट छोड़ा है। उन्हीं सभी में एक भर्ती आती है जो अभी आपको सेना में सिपाही बनने का अवसर देती है, लेकिन परमानेंट रूप से। कौन नहीं चाहेगा देश की सेवा परमानेंट रूप से करना? हालांकि बस ये बात गवर्नमेंट को समझ में आनी चाहिए या सिस्टम को समझ में आनी चाहिए। खैर चलिए, एक मौका आप सभी को देता है परमानेंट रूप से देश सेवा करने का। बहुत सारे साथी इस भर्ती के बारे में जानते हैं, वो जानना चाहते होंगे कि अब इसकी अगली भर्ती कब आएगी, और बहुत सारे साथी इस उत्सुकता से आए हैं कि आखिर अभी कौन सी ऐसी भर्ती बची है भाई अग्निवीर होने के बाद जो परमानेंट है। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बिल्कुल वैसा ही थंबनेल पर जैसा लिखा है वैसा ही अंदर मिलेगा, वही जानकारी मैं आपको हमेशा देता हूं जो थंबनेल पे होती है। तो बात करेंगे ये भर्ती कब आती है, क्या इसकी उम्र रहती है, क्या इसमें हाइट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है, भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये डिपार्टमेंट है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी भारतीय तट रक्षक बल। आप जानते हैं कि सीमाएं दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं फिजिकल बाउंड्रीज, यानी जैसे आप मान लीजिए किन्हीं दो देशों के बीच का बॉर्डर है। आप हमेशा सुनते होंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ऐसे ही जो समुद्र है, मान लीजिए यहाँ एक देश है, यहाँ एक देश है, इनके बीच में समुद्र है, तो इसके बीच में भी तो एक सीमा होनी चाहिए। या हमारे देश में कोई समुद्री रास्तों से ना आ जाए, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा करते हैं भारतीय तट रक्षक बल। इन्हें हम कहते हैं अपने इंडियन कोस्ट गार्ड। सेना की ये नौकरी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये डिपार्टमेंट आता है। पैरामिलिट्री के आप इसको फोर्सेस कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो भर्ती है परमानेंट भर्ती है। अभी मैं इसके आपको सैलरी वगैरह सब बताऊंगा। आप जानते हैं कि अब जो भर्तियां ज़्यादातर हो रही हैं एयरफोर्स को छोड़कर, वो ऐसे हो रही हैं कि एक बार में 2 इनटेक के लिए वो एक ही बार एग्जाम ले लेते हैं। तो पहले ये भर्ती सेपरेट इनटेक के लिए आती थी, मतलब साल में 2 बार है। तो अभी भी साल में 2 इनटेक, लेकिन फॉर्म इसके एक ही बार में भरवा लेते हैं वो, यानी दूसरे इनटेक के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरे जाते। जिसने पहला इनटेक में फॉर्म भरा है उसी को दूसरा इनटेक देने का मौका मिलेगा। तो पिछली बार जो इनटेक आए थे 2025 में, ये एक साल थोड़ा आगे चलते हैं इनटेक का नाम, यानी 1 2026 और 2 2026। मतलब ये 2025 का पहला इनटेक था, ये 2025 का दूसरा इनटेक था। कंफ्यूजन अगर है कि 2025 की भर्ती पे 2026 नाम क्यों था, वो इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि इनटेक तब शुरू होगा, ये इनका फौज में ट्रेनिंग के समय का इनटेक होता है। तो इनको पता है 25 में अगर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो 26 तक बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करा पाएंगे हम। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं। डिफेंस में थोड़ा सही तरीका ये है कि वो पहले ही डेट दे देते हैं। हालांकि कुछ लोग डेट से भी आगे निकल जाते हैं, जैसे अभी एयरफोर्स में हुआ है, नेवी भी अभी थोड़ा यही कर रही है। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की अभी कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं रही है जो बहुत ज़्यादा लेट हुई हो। उन्होंने अपनी डेट के अनुसार ही काम किए हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल दे तो अलग बात है। खैर, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होते हैं, साल भर में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। दूसरे इनटेक की भी, पहले इनटेक की तो और जल्दी हो जाएगी। तो 25 में ये 2 इनटेक आए थे। अब 2026 में जो 2 इनटेक आएंगे वो आएंगे, पहले इनटेक का नाम होगा 1 2027 और दूसरे इनटेक का नाम होगा 1 2027, अगर इन्होंने 2 इनटेक के लिए ये पेपर कराया। तो पिछली बार ये जो भर्ती आई थी 11 जून को इसके फॉर्म आ चुके थे और 25 जून तक इसके फॉर्म भरे गए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो वही समय चल रहा है इसके फॉर्म आने का। हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि पिछली बार 11 को आए थे तो इस बार भी 11 को ही आएंगे। भाई डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं, कुछ तैयारियां थोड़ी बहुत कम रह गई होंगी, तो 4, 6, 10, 20 दिनों में आगे भी जा सकते हैं। तो ये थोड़े से आपके आगे भी जा सकते हैं। ठीक, मतलब लगभग यही समय चल रहा है इसके फॉर्म आने का, तो कभी भी इसके फॉर्म आ सकते हैं। ये मैं आपको पुरानी डेट के हिसाब से बता रहा हूं। नए वाले फॉर्म अभी नहीं आए हैं, कभी भी जल्द ही आ सकते हैं। मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं क्योंकि पुराना जो बच्चा था इंडियन कोस्ट गार्ड वाला, वो बहुत परेशान था, जो इंतजार करता है इस भर्ती का कि भैया इस महीने में पिछली बार तो फॉर्म आ गए थे, अब क्यों नहीं आए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जल्द ही इसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये पहले ही दे देते हैं कि स्टेज 1 कब होना है, स्टेज 2 कब होना है, स्टेज 3 कब होना है। स्टेज 1 में आपका केवल रिटन एग्जाम होता है। स्टेज 2 में आपका एयरफोर्स की तरह
सॉरी नेवी की तरह रिटन एग्जाम भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा। और स्टेज 3 कुछ नहीं है, स्टेज 3 सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग है। जो स्टेज 2 में पास कर जाएंगे उनकी मेरिट बन जाएगी और मेरिट के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी लगभग सारी प्रक्रियाएं नेवी की तरह हैं। मजे की बात है कि इनकी ट्रेनिंग भी, आप लोगों की ट्रेनिंग भी नेवी के साथ ही होती है। तो भर्ती जल्द ही आने वाली है, यही वो समय चल रहा है इसके फॉर्म आने का। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें 3 तरह की भर्तियां आती हैं। एक आती है जनरल ड्यूटी, एक आती है डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। जनरल ड्यूटी को हम जीडी कहते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच को हम डीबी कहते हैं। और एक आती है आपकी यांत्रिक, ये टेक्निकल वालों के लिए होती है। डीबी 10वीं पास साथी फॉर्म भर सकते हैं, जीडी में 12वीं पास साथी फॉर्म भर सकते हैं, बस उनके पास मैथ्स और फिजिक्स रहा हो। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, किसी सब्जेक्ट में अलग से कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। डीबी में आप 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यांत्रिक के लिए आप सभी के पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ये टेक्निकल भर्ती है। क्या क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर कोई आपके भैया बहन ने पॉलिटेक्निक पढ़ के की है, आप समझ गए होंगे मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, अगर सच में पढ़ के की है, उसका टेक्निकल सब्जेक्टों पे पकड़ है, तो उनको इस भर्ती के बारे में जरूर सजेशन देना। जब ये भर्ती आ जाए मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता, क्योंकि सभी के पास डिप्लोमा नहीं है और डिप्लोमा वाले इन भर्तियों को देखते भी नहीं हैं। तो उनको ये जानकारी आप जरूर दे दीजिएगा। बात आती है अगली कि उम्र सीमा क्या रहेगी। देखो अगर ये भर्ती अभी 10-1 दिनों में आ जाती है तो जीडी और डीबी के लिए जो उम्र सीमा रहेगी वो ये रहेगी 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009। ये एक परमानेंट भर्ती है। तो अच्छी बात ये है कि इसमें उम्र में छूट मिलती है। डिफेंस की किसी भी भर्ती में उम्र में छूट नहीं मिलती सिवाय इसके, क्योंकि डिफेंस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट इसमें उम्र में छूट मिलती है, रिजर्वेशन है। चूंकि ये पैरामिलिट्री के अंडर आती है तो इसमें आपको जो जैसे सभी में छूट मिलती है, SC/ST वाले साथियों को 5 साल की, OBC वाले साथियों को 3 साल की छूट, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन साथी हैं उन सभी को जो जैसे नियम होते हैं उसके हिसाब से मिलती है। तो अगर ये भर्ती अभी आ जाती है तो जीडी और डीबी के लिए उम्र सीमा 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच में रहेगी, यानी आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। अग्निवीर में अब 22 साल की है, इसमें पहले से ही 22 साल हुआ करती थी। और इसमें आप कहोगे अग्निवीर में 1 साल बढ़ी है तो क्या इसमें भी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि ये अग्निवीर कैडर में नहीं आती है। उन सब नियमों का इस भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी उम्र सीमा मैं आपको फाइनल बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये अभी संभावित है। जो साथी यांत्रिक वाले हैं उनकी उम्र सीमा 1 मार्च 2005 से 1 मार्च 2009 के बीच में ली जाएगी जब ये भर्ती आ जाएगी, संभावित है। बाकी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अब क्या क्या होता है फॉर्म भरने के बाद? देखो जैसे इसमें टाइम पहले ही दे दिया जाता है एग्जाम कब होगा। जैसे इसके फॉर्म आए थे जून में और मिड सितंबर में इसका एग्जाम हो गया था। मिड जून में आपने फॉर्म भरे, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, केवल आपको 3 महीने का समय मिलेगा अपनी पहली स्टेज को क्लियर करने के लिए। और डिफेंस की किसी भी भर्ती में ऐसा ही होता है, फॉर्म भरने के बाद में आपको लगभग 3 ही महीने का समय मिलता है किसी भी स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए। सवाल उठता है कि स्टेज 1 में आएगा क्या? सुन लीजिए स्टेज 1 में क्या आएगा। देखिए जो साथी हमारे डीबी वाले हैं, इसको पढ़िए पहले। जो साथी हमारे डीबी वाले हैं, जो 10th पास साथी हैं, उन सभी के लिए सेक्शन 1 का पेपर देना होगा बस। अब सेक्शन 1 क्या बवाल है समझो। ये सेक्शन 1 ये है जिसमें आपका मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। ये पेपर का पैटर्न रहेगा डीबी वाले साथियों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या क्या है। मैथ्स है वही वाला मैथ्स, चाल, दूरी, समय, लाभ, हानि, ब्याज, बट्टा, ये वाला गणित। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन है, समय मिलेगा 45 मिनट, यानी कि सारा खेल स्पीड का रहता है नेवी की तरह। इसकी लगभग प्रक्रियाएं नेवी की तरह हैं। भैया 1 मिनट इनको बोल देना, लगभग प्रक्रियाएं इनकी नेवी की तरह हैं। तो इसमें डीबी वाले साथियों के लिए अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको मिलेगा 45 मिनट का समय, और ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जो हमारे जीडी वाले साथी हैं उनको 2 पेपर देने होते हैं,
ये पेपर तो देना ही देना है जो डीबी वाले साथी देंगे, उसके अलावा जीडी वाले साथियों को दूसरा पेपर और देना होगा जिसमें आपके 11वीं और 12वीं कक्षा के मैथ्स के 25 सवाल रहेंगे और फिजिक्स के 25 सवाल रहेंगे। यानी जीडी वाले साथियों को ये पेपर तो देना ही है, प्लस इसके अलावा दूसरा पेपर देना होगा जिसमें गणित के 25 सवाल 11वीं और 12वीं वाले के और फिजिक्स के 25 सवाल आपके 11वीं और 12वीं वाले के 50 सवाल रहेंगे। और कितनी बढ़िया बात इनकी कि समय मिलेगा 30 मिनट। भाई मेरे मैथ्स के 25 सवाल और 11वीं 12वीं की फिजिक्स उसके 25 सवाल अपने आप में लेंदी हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। भाई सारा खेल स्पीड का है, करके देखना भैया। अगर मान लो 50 क्वेश्चनों के लिए हमें 30 मिनट मिले तो पर क्वेश्चन कितने सेकंड मिले? 30 मिनट का मतलब हो गए आपके कितने सेकंड? 1800 सेकंड। पर क्वेश्चन आपको 36 सेकंड मिलेंगे। 36 सेकंड में से भाई 18 सेकंड तो सवाल पढ़ने में चले जाएंगे, 18 सेकंड केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हालांकि बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आते हैं। अगर आप एयरफोर्स की फिजिक्स देखें उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, हालांकि अब उसको भी कम कर दिया है क्योंकि वहाँ पे भी 48 सेकंड कुल मिलते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। नेवी में भी आपको लगभग इतने 36 सेकंड 37 सेकंड के आसपास मिलते हैं। तो सारा खेल यहाँ सीधा सीधा खेल है, यहाँ पे सीधा स्पीड का और एक्यूरेसी का, बहुत अच्छी प्रैक्टिस का। यांत्रिक वाले जो साथी हैं उनको ट्रेड का टेस्ट भी देना होता है, जिस भी ट्रेड से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई होती है। तो ये उम्मीद है आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो साथी, अच्छा नेगेटिव मार्किंग आप पूछ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। देखिए दो चीजें हैं, इसकी कट ऑफ मैं आपको अभी पहले बता दूं। अगर आप इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मानसिक रूप से तैयार हो जाना, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, हाई जाती है। अब से नहीं जाती है, पहले से ही जाती है। 3 कारण हैं कट ऑफ के लिए ज्यादा जाने का। सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरी चीज है कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, बच्चा मतलब कहीं ना कहीं से उनकी तैयारी पहले से पहले ही कर रहा होता है। तीसरी, वैकेंसीज की संख्या कम होती है। कितनी वैकेंसीज होती हैं? 300 400 इतनी वैकेंसीज बसेस में होती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में परमानेंट भर्ती में, एक इनटेक में। हो सकता है इस साल थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज हों क्योंकि लाखों भर्तियां सेना में खाली हैं। कितनी हो जाएंगी? 400 से एक इनटेक में ज्यादा से ज्यादा 600 हो जाएंगी, 2 इनटेक में मिला के 1200 हो जाएंगी। यानी फॉर्म आने पे लगभग 1200-1500 वैकेंसीज आपके लिए रहेंगी। इस वजह से भी इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। ये हो गई आपकी स्टेज 1 की जानकारी। स्टेज 1 की जानकारी में एक चीज आप जरूर जानना चाहते होंगे कि हाइट कितनी मांगी जाती है। तो ये मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। यानी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी साथियों के लिए जिन सभी की हाइट कम है लेकिन फिर भी वो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे ये प्रॉपर टाइम दे देंगे कि स्टेज 1 जब क्वालिफाई हो जाएगा तो स्टेज 2, जैसे इन्होंने पहले इनटेक के लिए स्टेज 2 किया होगा मिड नवंबर में, यानी सितंबर में पहला स्टेज 1 हो गया होगा, अक्टूबर में रिजल्ट आया, नवंबर में फिर स्टेज 2 शुरू। पहले इनटेक के लिए होता क्या है, देखो जैसे मान लो जितने भी बच्चे स्टेज 1 में क्वालिफाई हुए, मान के चलो स्टेज 2 के पहले इनटेक में, स्टेज 2 में चूंकि 2 इनटेक हैं, स्टेज 2 में 2 इनटेक आएंगे, एक 2027 और 2 2027। मान के चलिए स्टेज 1 क्वालिफाई करा दिया इन्होंने, मान के चलो 20,000 बच्चों को फॉर एग्जांपल। और यहां पर जो वैकेंसीज हैं, अगर मान लीजिए हम कहें 600 वैकेंसीज हैं, 750 वैकेंसीज हैं, और ये 10 गुना बच्चों को बुलाएं फॉर एग्जांपल, तो 7500 बच्चों को ये बुलाएंगे। तो इन 20,000 में से टॉप 7500 को ये बुला लेंगे, या यहां 7500 बुलाने हैं, बाकी बच्चे यहां बुलाने हैं, तो क्वालिफाई ही 15,000 करेंगे। तो इनमें से जो स्टेज 1 क्वालिफाई होंगे सभी को मौका नहीं मिलेगा स्टेज 1 देने का, सॉरी सभी को मौका मिलेगा स्टेज 1 देने का। ये बच्चे स्टेज 1 देंगे, उसके बाद इसमें से जो बच्चे छट जाएंगे किसी भी वजह से, देखो कैसी बात है, उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा। और स्टेज 1 में जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था, दूसरे मौके में फिर उनको भी बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपने, मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लिया ना, तो आपको 2 बार स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। ये इन भर्तियों की अच्छी बात कहिए, जो क्वालिफाई कर लेता है उसके लिए अच्छी बात है, जो बेचारा नहीं क्वालिफाई करता उसके लिए ये कमी रह जाती है, क्योंकि वो सोचता है
अगर हो सकता है अगले इनटेक का मुझे मौका मिलता तो मैं क्वालिफाई कर देता। आप कैसे मुझे एक ही बार में 2 भर्तियों के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हो, जबकि मैंने एक ही क्वालिफाई नहीं की है। तो खैर कुल मिला के इतना है कि अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लें तो आपको 2 इनटेक देने का मौका मिलेगा। स्टेज 2 2 इनटेक का देने का मौका मिलेगा, यानी एक बार प्री क्वालिफाई करो और 2 बार मेंस देने का मौका आपको मिलेगा। दूसरी बार में प्री ही नहीं देना है, कुछ ऐसी व्यवस्था इसमें ये कर रखी है। ठीक है साथी। अब स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में आपका फिर से एक वही रिटन एग्जाम आपसे कराया जाएगा, लिखित परीक्षा। उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब वही रहता है जो मैंने आपको बताया। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस इसका बिल्कुल नेवी के जैसा रहता है। जो सब्जेक्ट नेवी में आते हैं जिस तरीके से वही रहता है। वही अपना मैथ्स है, सिंपल साइंस है, 10th लेवल की रीजनिंग है, जीएस है। अलग से कोई सिलेबस इसका कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, सेम डे ही आपका पीएफटी होता है फिजिकल, और सेम डे ही आपका मेडिकल होता है। और उसके कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है स्टेज 2 का, और रिजल्ट आने के बाद में स्टेज 3 जिसका नाम है उसको कहते हैं ये ज्वाइनिंग। फिर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। ये है इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया। स्टेज 2 के बारे में अभी ना सोचकर आप पहले स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए। स्टेज 1 कब कैसे क्वालिफाई होता है। नेवी रिजल्ट को लेकर मैं एक शाम वीडियो बना रहा था, बट आवाज में दिक्कत आ गई थी, वो माइक ठीक ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। आज शाम को मैं नेवी की वीडियो आप सभी के लिए दोबारा से लेकर आ जाऊंगा। उसी समय पे हम नेवी की वीडियो आप सभी के लिए अनाउंस कर रहे होंगे। मुझे पता है आप सभी नेवी के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है भाई, कोशिश करिए इस वीडियो के नीचे आप मुझसे इंडियन कोस्ट गार्ड के डाउट पूछें। क्या क्या आपके इस भर्ती को लेकर के डाउट हैं, वो सभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मैं फिर से आप सभी के लिए उस चीज को, हालांकि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, फिर भी हो सकता है आपके कुछ ऐसे डाउट हों जो व्यक्तिगत हों इस भर्ती की तैयारी से लेकर। अगर मान लो 20-50 कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो सभी का समाधान लेकर मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और फाइनल नोटिफिकेशन जल्द ही इसका आएगा। जैसे ही आ जाता है मैं आपको तुरंत इसके बारे में बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है। तब तक आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको तैयारी के तरीके जानने हैं तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं पूरा आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। एज मैंने बता दी है, ठीक है। मैं अगली वीडियो एक कट ऑफ पे अलग से बना दूंगा। तैयारी कैसे करनी है, क्या कोई बैच आएगा, तो जब ये भर्ती के नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम एक बैच लेकर आएंगे, तब हम आपकी तैयारी कराएंगे। उससे पहले आप अपने सब्जेक्टों के ना बेसिक्स कंप्लीट करते रहिए, जो भी आपने 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़े हैं। स्पेशली जो साथी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं वो फिजिक्स और मैथ्स के बेसिक्स जरूर कंप्लीट करते रहिए, और जो साथी डीबी की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी इंग्लिश, मैथ्स, इन सब के बेसिक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में हम आपकी पूरी तैयारी जरूर करवाएंगे, निश्चित तौर पर करवाएंगे। बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़िए आपके क्या डाउट है। मैं फिर से एक और बहुत अच्छी जानकारी के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आप किसी और भी भर्ती के ऊपर जानकारी चाहते हैं, आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आऊंगा। एज मैंने बता दी है, एक बार पीछे जाके ध्यान से देखिए, सब अच्छे से बता दिया है। मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत।